हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल है? आवाज़ वगैरह सब सही आ रही है? गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, बहुत ही अच्छा, शानदार, लाजवाब। अच्छा, कल की क्लास अच्छे से समझ में आ गया? आई होप आपको पूरा ज्योग्राफी जीएस को कैसे पढ़ना है। हमने कल सिलेबस पे बात की थी बच्चों कि कैसे हम ज्योग्राफी को देखते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सब समझ में आ गया था ना आपको? ओके, ठीक है, बहुत ही अच्छा, शानदार। तो आज हम कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट पे बात करेंगे बच्चों, जो मतलब जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ते रहोगे वो बार 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 आपके सामने आते ही रहेंगे। तो ऐसे कुछ टॉपिक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट तो हमारा ये ज्योग्राफी है, भूगोल। ओके, और टॉपिक रहेगा आज हमारा, लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। ये आपने अवश्य नाम सुना होगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ब्रिज कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है, हम बात करने वाले हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। हम बात करने वाले हैं बच्चों अक्षांश और देशांतर का, हमारा आज का टॉपिक होगा। तो यहाँ मैं ये अक्षांश एवं देशांतर, जिसे आप बोलते हो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इस नाम से आप जानते हो, ठीक है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। तो अक्षांश और देशांतर की कहानी क्या है? हाँ, मैंने पढ़ाया था बच्चों, लेकिन आपके बैच में नहीं पढ़ाया। मैं तो पहली बार ही आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, जहां तक मुझे याद है। मैं फर्स्ट टाइम ही आप लोगों से मिल रहा हूँ। ब्रिज कोर्स बच्चा हमारा इसी वीक के मतलब खत्म हो जाएगा। ब्रिज कोर्स लंबा नहीं चलेगा, 5 एक लेक्चर लेने हैं मुझे इसमें। और आइडिया ये है कि बहुत सारी ऐसी कुछ बेसिक बातें आपको समझा दूं, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे बच्चों ये पृथ्वी है, आपको पता है पृथ्वी तो लगातार घूमती रहती है 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर काट लेती है। आपको पता है कि भाई पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है बच्चा, अपने अक्ष पर घूमती है। घूमती कैसे है बच्चों? जैसे ये पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इधर वेस्ट से इधर ईस्ट की ओर घूमती है, और घूम के लगभग, है ना, अक्ष वो काल्पनिक रेखा है जिस जो मतलब अ, जिसके सहारे पृथ्वी घूम रही है। तो ये पूरा का पूरा जो घूमने वाला कार्य है, ये 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है बच्चा, लगभग 24 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। अब इस पूरी पृथ्वी पर हम कैसे ये तय करें कि हम कहाँ पर है? भाई मुझे एग्जैक्ट जो आज हम, आपने देखा होगा जीपीएस का आप इस्तेमाल करते होंगे लोकेशन के लिए। आप डालते हो कि भाई मुझे मेरी मौसी के घर जाना है, तो मम्मी बोलेगी भाई मौसी के घर की भाई एक बार, है ना, गूगल लोकेशन लगा ले, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो आपको कैसे लगता है कि जब हम बोलते हैं कि हमें यहाँ से जाना है, जहाँ से जाना है, आपका वो पिकअप पॉइंट होता है, और जहाँ पे जाना होता है वो आपकी डेस्टिनेशन होती है। ओके। नहीं, इस मेरे बच्चा, ये बैच तो मैं पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ। मैं कैसे पढ़ा दिया मैंने? अक्षांश देशांतर तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। प्रारंभ बैच में तो मेरी क्लासेज ही अभी लगना शुरू हुई है। ये आपने कोई मेरी पुरानी क्लास देख ली होगी तो बात अलग है, मैंने अक्षांश देशांतर नहीं पढ़ाया। ओके, इसलिए आपने किसी और से पढ़ा होगा, आई डोंट नो। ठीक है। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
नोट्स बनाए सर? हाँ बिल्कुल, आज वाली क्लास में आपको नोट्स बनाने हैं। मैं आया ही पहली बार हूँ बच्चा प्रारंभ के अंदर। प्रारंभ के अंदर मैंने 1-2 बार लिया है, तो स्ट्रेटजी सेशन लिया है, अभी तो कोई टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया। आपने मैराथन देख लिया होगा मेरा कोई। ठीक है, चलिए। तो इस पूरी पृथ्वी, घूमती हुई पृथ्वी पर यह तय करना कि हम कहाँ है, हमारी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, ये क्या तय किया जा सकता है? ओके। और दूसरा, क्योंकि हमें पता है एक दिन 24 घंटे का होता है, और समय, अब जैसे आप बोलते हो 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, अभी शाम के 7:30 बजे हो, ये सब टाइम का कैलकुलेशन करना हमने कैसे शुरू किया? तो जब ये समस्या पैदा हुई कि पृथ्वी के ऊपर स्थान और समय को कैसे निर्धारित किया जाए, तो इस समस्या का समाधान बच्चा गणित के द्वारा और विज्ञान के द्वारा निकाला गया कि भैया सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप ये देख लो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने टाइम में चक्कर काटती है। तो हमें पता चला लगभग 24 घंटे में चक्कर काट लेती है। और जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, और जब वो घूमता है, चारों तरफ घूमता है, सपोज करो अगर मैं भी ऐसे चारों तरफ घूम गया, तो गणित के अंदर आप जानते हो कोई भी चीज 360 डिग्री एंगल तक घूम सकती है ना। तो भाई पृथ्वी भी अगर घूमी होगी बच्चों, पृथ्वी भी अगर घूमी होगी, अगर मैं बात करूं, अगर पृथ्वी भी पूरी घूमी है, तो घूमने का मतलब कितना है? 360 डिग्री ही घूमती होगी। कोई भी चीज जब घूमती है तो 360 डिग्री। कौन ये, कौन होते बच्चा, आप जानते होंगे ये? तो इस तरीके से हम सोचे कि हाँ, गणित शायद हमारी कुछ मदद कर सकता है, और गणित के जरिए ही हम इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो हमने बोला कि कुछ काल्पनिक रेखाओं की सहायता ली जाए। काल्पनिक रेखा यानी कि वो वास्तव में तो कोई अस्तित्व में नहीं है, वास्तव में उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई लाइन नेचर ने नहीं खींची, वो इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए उन लाइन को खींचा हुआ है। तो हमने सोचा कि पृथ्वी पर, इस घूमती हुई पृथ्वी पर समय और स्थान और स्थिति के निर्धारण के लिए हमें कुछ काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकताएं होगी। और वो काल्पनिक रेखाएं, दो तरह की काल्पनिक रेखाएं होगी। लाइन ऑफ लैटिट्यूड जिनको हम बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं, और दूसरा लाइन ऑफ लैटिट्यूड, देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखाएं। तो ऐसे रेखाएं खींची गई बच्चों, पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखाएं खींचना शुरू कर दी। कुछ रेखाएं ये ऐसे खींची गई जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई, आप यहां देख सकते हो, जैसे लाइन खींची जा रही है सब ऐसे। ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, दिशाएं आप जानते हो, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है बच्चों, और ये होता है साउथ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होता है ये। जो ये लाइन जो ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई, काल्पनिक रेखाएं जो ऐसे खींची जा रही है, जो ईस्ट से वेस्ट की ओर ऐसे खींची जा रही है, ऐसे खींची जा रही है, इन रेखाओं को हमने बोला है अक्षांश रेखाएं। ऐसी जो लाइन खींची गई, इन काल्पनिक रेखाओं को हमने बोला अक्षांश रेखाएं बच्चों। और जो लाइन हमने ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो लाइन खींची, ये बहुत सारी जो लाइन खींची, ये जो हम लाइन खींच रहे हैं इस तरह से नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर जो खींच रहे हैं, इन लाइंस को हमने बोला देशांतर रेखाएं। अब ये खींचा कैसे, ये तो अभी हम जानेंगे ही। अभी तो हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि जो काल्पनिक रेखाएं खींची कैसे गई। कुछ काल्पनिक रेखाएं ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई, और कुछ काल्पनिक रेखाएं नॉर्थ से, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई। ये उत्तर है बच्चों, और ये है दक्षिण, कुछ ऐसे खींची गई। तो इससे हमें थोड़ी मदद मिली। हाँ, चलिए। तो इन रेखाओं को हमने क्या बोला, जो नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड, और जो वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट खींची जा रही है, उनको हमने बोला अक्षांश रेखाएं बच्चों। सिंपल सी बात थी। तो इससे हमें क्या मदद मिली? इससे हमें ये मदद मिली
कि जब ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बनेगा पृथ्वी के ऊपर, ये ही हमें मदद करेगा किसी भी स्थान को लोकेट करने में। ओके, अच्छा, अब मैं आपसे दो बातें पूछ रहा हूं। ये जो आप देख रहे हो आपके सामने जो ये मैप बना हुआ है बच्चा, क्या मैप को देख के आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों तरह की लाइंस में? क्या इन दोनों तरह की लाइन में आपको किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? आप कुछ दो चार अंतर बता सकते हो कि देशांतर रेखाएं सर हमें ऐसी नजर आ रही है और अक्षांश रेखाएं हमें इस प्रकार की नजर आ रही है? कुछ अगर बेसिक अंतर नजर आ रहे हो तो मुझे एक बार आप बताइए। क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? बताओ, मोटा मोटा कुछ अंतर नजर आ रहा हो तो बताओ मुझे एक बार। क्या अंतर नजर आ रहा है? क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, एक तो हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल, यानी कि ये वाली क्षैतिज है, ये वाली जो हम बात करें इन वाली की, ये वाली कैसी है बच्चा? ये क्षैतिज रूप से खींची गई है। आपने बताया सर ये नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जा रही है, ये ऊर्ध्वाधर है। वेरी गुड बच्चों। दूसरा दूसरा आपने देखा होगा ये जो अक्षांश रेखा है ये कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही, 1 2 3 4 5 6 7, और आप ये भी देख रहे होंगे इन सबके बीच की दूरी लगभग एक जैसी ही है। सबके बीच की जो दूरी है ना वो लगभग एक जैसी ही है, एक जैसा डिस्टेंस है। लेकिन इसमें देखो ये सारी की सारी या तो नॉर्थ में जाके मिल गई या ये सारी की सारी साउथ में आकर मिल गई, यानी कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। क्या नहीं करती? ये एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती, बिल्कुल। दूसरा, इनके मध्य की दूरी, इनके मध्य की दूरी लगभग एक समान है। चाहे यहां दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग एक समान आपको नजर आएगी। ठीक है, हाँ। दूसरा बच्चा यहां पे देखो ये क्या कर रही है, ये सब ध्रुवीय क्षेत्र में, यहां पे आप देखो सभी देशांतर रेखाएं अंततः ध्रुवीय क्षेत्रों में एक दूसरे से मिल जाती है। तो ये क्या हो रहा है यहां पे? ध्रुवीय क्षेत्रों में मिल जाती है, मिल जाती है। दूसरा जो हमने डिस्टेंस वाली बात की थी, यहां देखो इनके बीच का डिस्टेंस देखो, यहां डिस्टेंस ज्यादा है, यहां थोड़ा कम हो गया और यहां बिल्कुल ये आके मिल गई। तो विषुवत यहां बीचों बीच में जो है, ये जो बीचों बीच वाली जो लाइन है ना बच्चा, ये जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में जिसने बांटा, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर, 0 डिग्री, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं हम इसको बच्चा। और ये जो सबसे नॉर्थ वाला होता है इसको हम बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव बोलते हैं। तो अगर हम देशांतर रेखाओं को देखें तो विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में इनके बीच की दूरी ज्यादा है, थोड़ा और उत्तर की ओर जाते हैं कम, और बिल्कुल जब ध्रुवों की ओर जाते हैं बिल्कुल कम हो जाती है। तो इनके मध्य की दूरी क्या लिख सकता हूं मैं इनके बारे में? इनके मध्य की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है। बताओ। ग्लोब लेकर आया था बच्चा, वो ग्लोब मेरा कार में रह गया और मेरी कार ले गया मेरा ड्राइवर। सच में बताऊं, मैं आज ग्लोब लेके भी आया था, वो ग्लोब रह गया बच्चों। ठीक है, ये समस्या हो गई। लेकिन ग्लोब नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास मेरी पानी की बोतल है, अगर आप कहो तो मैं उसी को ग्लोब बना दूं। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये ग्लोब ही मान लो, अब इसको यही ग्लोब माननी पड़ेगी, ये ग्लोब मान के चलो।
तो ये मान के चलो पूरी पृथ्वी ऐसे गोल है बच्चा, ऐसे ऐसे गोल है। तो जो लाइन आपको यहां पे, ये जो लाइन है बच्चों, ये जो लाइन ऐसे 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 खींची जा रही है, ईस्ट से वेस्ट ऐसे ऐसे जो लाइन खींची जा रही है, इनको हमने बोला है अक्षांश। लेकिन पृथ्वी तो गोल है बच्चों, और आपको केवल सामने वाला हिस्सा दिख रहा है। लेकिन जब वो अक्षांश खींचा जा रहा है ना बच्चा, आगे से लेके पीछे तक चारों तरफ खींचा जा रहा है, तो एक वृत्त के जैसा होता है, वो वृत्त के जैसा है। ओके, तो अक्षांश क्या है बच्चा? ये एक और बात हमें समझ में आया, ये क्षैतिज भी होते हैं, और ये क्या है बच्चा? ये वृत्तीय है। वृत्तीय रेखाएं बोला जा रहा है इनको। चारों तरफ है, वो चारों तरफ है, ठीक। और जो देशांतर रेखा है, सपोज करो ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ से साउथ तक आ रही है बच्चा, लेकिन ये पीछे तक नहीं खींची जा रही, इस बात को ध्यान रखना। तो जो आपकी देशांतर रेखाएं है, जो देशांतर रेखाएं है, वो वृत्तीय रेखाएं नहीं है, वो इधर अलग खींची जा रही है, पीछे वाली साइड की अलग एक देशांतर रेखा होगी। बोलो, यहां तक समझ में आया मोटा मोटा? हाँ, लॉन्गिट्यूड क्या है? अर्धवृत्त है बच्चा ये। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जो लॉन्गिट्यूड क्या है, ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। ये लो, बताइए अब मुझे। सर क्वेश्चन पोल कराइए बच्चा, पहले समझा तो दूं मैं, क्वेश्चन पोल तो बाद में होगा ना, पहले मैं क्वेश्चन तक आऊं तो सही। समझ में आया? तो मोटा मोटा अक्षांश और देशांतर रेखाओं को देखकर हमें 4-5 मोटी मोटी चीजें समझ में आती है। पहली बात तो ये दोनों ही बच्चा, ये दोनों ही क्या है? काल्पनिक है। काल्पनिक है, प्रकृति द्वारा खींची गई नहीं है, इंसान ने अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा के लिए ड्रॉ किया, समय और स्थान का निर्धारण करने के लिए। समझो, अब ये क्या है? ये क्षैतिज खींची जा रही है, ईस्ट से वेस्ट कह लो, वेस्ट से ईस्ट कह लो, क्षैतिज है, एक दूसरे को नहीं काट रही, इनके मध्य की दूरी लगभग सब जगह एक समान है, ये वृत्तीय है। अब ये क्या कह रही है बच्चा? ये नॉर्थ से साउथ की ओर खींची जा रही है, और इनके बीच की दूरी धीरे धीरे ध्रुवीय क्षेत्र की ओर कम होती जाती है, और सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती है। ये ऊर्ध्वाधर होती है, अर्धवृत्तीय होती है, और ये मोटी मोटी बातें हमने समझ ली। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको? अब सबसे बड़ी बात, अक्षांश को अगर डिफाइन करना हो, मुझे डिफाइन करना है कि अक्षांश को हम कैसे डिफाइन करें, तो अक्षांश क्या हुआ? बेसिकली हमारी पृथ्वी की सतह पर कोई स्थान या कोई बिंदु है, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चा हमने मैथमेटिकल तरीकों का इस्तेमाल किया है। हाँ, कुछ कुछ लिखते रहो बच्चा। तो अक्षांश क्या है बच्चा? ये लिख लेते हैं, ये पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की एक कोणीय दूरी है, एक कोणीय दूरी है, जिसे पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है। मापा जाता है। ये लो बच्चों, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इस परिभाषा को हम समझेंगे। ओके, पेन को पतला करना है, चलो मोटा लग रहा है पतला कर लेंगे, आपको तकलीफ हो रही है, क्या दिक्कत होगी? समझ गए बच्चा? अब ये पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की एक कोणीय दूरी है, जिसे पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है। मतलब मैंने पहले ही बोला था, ये एक मैथमेटिकल तरीका है। इसको हम कैसे समझेंगे?
इसको हम ये समझेंगे, ये देखो भैया ये पूरी पृथ्वी थी, ये आपकी वही पूरी पृथ्वी है जिसको हम ग्लोब बोल रहे थे। इसी पे आप देख रहे हो ईस्ट से वेस्ट जो लाइन खींची जा रही है, कुछ नॉर्थ से साउथ की ओर लाइन खींची जा रही है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ही है। ठीक है, अब हमने कहा कैसे। अब देखो आपने स्कूल में जब आप मैथ्स पढ़ते होंगे, बच्चा मैथ्स पढ़ते होंगे, और मुझे पता है कि सपोज करो फॉर जस्ट इमेजिन कि ये मैंने पृथ्वी माना हुआ है, इसको पृथ्वी माना हुआ है। अब इस पृथ्वी पर मुझे किसी भी स्थान की कोणीय दूरी नापनी है। तो आप एक काम करते हैं, इसको समझो, ये थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए, इसका मैं कैप हटा देता हूं। ये हमारी पृथ्वी है बच्चा, ये पूरी पृथ्वी है आपके सामने, पूरी पृथ्वी है। अब मुझे क्या करना है, इस पृथ्वी के ऊपर सपोज करो आप बोलते हैं यहाँ 0 डिग्री है सर, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ इतना डिग्री, यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। तो मैं यहां पृथ्वी के ऊपर बैठ के कैसे उस कोण को खींच सकता हूं। अगर मुझे यहां पे इसको, मैंने ये बोला कि ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैंने बोला 30 डिग्री एंगल। तो जब आप टेक्निकली इसको देखोगे, सतह पर बैठ के आप कोण नहीं ड्रॉ कर सकते। ये 30 डिग्री एंगल है, मुझे क्या करना होगा, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। मैं अंदर यहां पे अपना वो प्रोटेक्टर रखूंगा जिससे मैं एंगल नापता हूं, और उससे फिर मैं देखूंगा ये भैया सीधी लाइन 0 डिग्री की है, ये 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ 180 डिग्री हो जाता है, यहाँ 270 डिग्री और 360 डिग्री हो जाता है। तो पृथ्वी के सेंटर से यहां अंदर से यहां का कोण नापना ही असंभव होगा। दैट्स वाई हमने क्या बोला, हम उसको जब वो काल्पनिक रेखा खींची जा रही है, तो वो काल्पनिक रेखा के लिए हम बोल रहे पृथ्वी के केंद्र से खींचा जाता है उसको, सेंटर से, क्योंकि वो मैथमेटिकली पॉसिबल है ही नहीं कि आप ऊपर बैठ के खींच दो। तो इसलिए हमने केंद्र को आधार बनाया बच्चों। ठीक है, तो इसीलिए देखो हम अंदर चले गए, और अंदर से अब आपने देखा होगा स्कूल में भी जब आप प्रकार वगैरह का यूज करते होंगे, स्कूल में भी आप यूज करते थे ना बच्चा, फिर आप बोलते थे भैया ये देखो आपका वो ऐसे होता था वो, और आप 90 डिग्री पे ऐसे जाते थे, ये आप 90 डिग्री लेते थे बच्चा, और आप बोलते थे ये वाला जो पूरा एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल, आप स्कूल में बोलते थे, ऐसे करते थे ना उसको, ऐसे 90 डिग्री बोलते थे आप इसको, 90 डिग्री। फिर आप एंगल ड्रॉ करते थे 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते 45 डिग्री पे आ जाते थे आप। फिर यहाँ कहीं 60 डिग्री का एंगल आता था, और ये 90 डिग्री का एंगल आ जाता था। तो अब हम भी सेम ही काम कर रहे हैं, अर्थ के सेंटर से जहां ये बिल्कुल सीधा है, इसको तो हमने बोल दिया 0 डिग्री, 0 डिग्री, और इसी को आप बोलते हो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ओके, दूसरा, फिर आपने कहीं एंगल खींचा, 10 डिग्री का एंगल खींचा, तो 10 डिग्री के एंगल ने इस पृथ्वी को कहां पे काटा बच्चों, ये 0 डिग्री वाले ने तो यहां काट दिया, 10 डिग्री वाला कहीं यहां काटेगा, तो यहां पे फिर वो 10 डिग्री का एंगल बन गया। फिर ये 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, और यहां फाइनली आ गए आप 90 डिग्री नॉर्थ तक, 90 डिग्री नॉर्थ तक आ गए। फिर ऐसे ही आप 90 डिग्री साउथ तक आ जाएंगे, ऐसे करते 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 ये आ गए आप 90 डिग्री साउथ तक। अब जिसने, अब समझो इस 10 डिग्री वाली ने जहां काटा, अब इसी से हमने क्या है, पृथ्वी के ऊपर एक लाइन खींचना शुरू कर दी चारों तरफ। इस 20 डिग्री वाली ने जहां काटा, वहीं से हमने पृथ्वी के चारों तरफ एक लाइन घुमाना शुरू कर दी। 30 डिग्री वाली ने जो काटा, तो इस तरीके से हमने पृथ्वी के चारों तरफ अक्षांश रेखाएं खींचना शुरू कर दी। बताओ, तो हमने क्या परिभाषा में क्या लिखा, पृथ्वी की सतह, देखो परिभाषा क्या है, पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की एक कोणीय दूरी। हमने पहले वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया 20 डिग्री वाला पॉइंट कहां है, 30 डिग्री वाला पॉइंट कहां है, 40 डिग्री वाला पॉइंट कहां है। अब उससे फिर हमने पृथ्वी के चारों तरफ काल्पनिक रेखाएं खींच दी चारों तरफ एक। बताओ बच्चों,
समझ में आया आप लोगों को ये बात? ओके, इसको एक तरीके से और समझा देता हूं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो ये देख लो। ये आप अब ये देखो, ये आप ऊपर जो दिखती है पृथ्वी, ये आप पृथ्वी के केंद्र पे आ गए बच्चों, यहां आ गए आप पृथ्वी के केंद्र पे। आपके पास वही है, आपने ऐसे, ये 0 डिग्री का एंगल बिल्कुल बिल्कुल सीधे वाला तो 0 डिग्री का होता है। फिर यहां आपने 15 डिग्री, ये 15 डिग्री वाले ने यहां कट किया। ये 30 डिग्री का कौन है आपके सेंटर से, इसने यहां कट किया पृथ्वी के ऊपर। ये 45 डिग्री वाले ने यहां कट किया, 60 डिग्री वाले ने यहां कट किया, पृथ्वी के ऊपर ये पॉइंट बना। 90 डिग्री वाले ने यहां कट किया। और इसको अब हम क्या करें, इससे हमने पृथ्वी के चारों तरफ जो लाइन खींच दी वो 30 डिग्री का अक्षांश हो गया। ये पूरी लाइन अब इस पॉइंट से हमने पृथ्वी के चारों तरफ घुमाया तो 30 डिग्री वाला अक्षांश हो गया है। ये 15 डिग्री वाला अक्षांश हो गया। तो हमने पृथ्वी के केंद्र से ये कोणीय दूरी नापी है बच्चों। बताओ अब समझ में आई बात आपको? बोलिए। तो अब फिर से परिभाषा रटनी नहीं है बच्चा, हमें ज्योग्राफी में यकीन रखना, मैं कुछ भी नहीं रटाऊंगा, मैं पहले हर चीज समझाऊंगा। परिभाषा क्या है, पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु है। तो ये सपोज करो ये कोई पॉइंट है, इसको मैंने ए बोल दिया। पृथ्वी की सतह पर कोई एक बिंदु है ना, जिसे कोणीय दूरी में हमने मेजर किया, तो एक एंगल ही बना ना, एक एंगल ही तो है, ये एंगल ही बना ये, बस। ठीक है, अब 90 डिग्री क्योंकि बच्चे, हाँ 90 डिग्री है, ये वाले समझो। अब ये वाले जो व्रत है, अब समझो, एक बच्चे ने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, एक बच्चे ने कि सर ये 90 डिग्री वाला व्रत तो छोटा बनेगा और 0 डिग्री वाला व्रत ज्यादा बड़ा बनेगा। हाँ बनेगा बच्चा, कारण है उसका। अब समझो हमने क्या बोला, ये एक वृत्तीय रेखाएं है बच्चा, समझो। पृथ्वी कैसी है, बिल्कुल गोल है, गोल आकार की पृथ्वी है बच्चों। बीच में से थोड़ा फूली हुई है, ऊपर वाले ने ही उसको नेचर ने जैसे बनाया बन गई। और जैसे ऊपर की ओर जा रहे चपटी हो जाती है, जैसे आपने टोमेटो खाया होगा, टोमेटो देखा होगा आपने, खरबूजा देखा होगा, वो क्या होता है, बीच में से फूला हुआ, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे कर्व होता है। तो जब हम ये काल्पनिक रेखाएं खींच रहे हैं बच्चा, तो कुछ काल्पनिक रेखाएं तो ज्यादा बड़ी खींचेगी क्योंकि बीच से फूली हुई है। और जब आप थोड़ा नॉर्थ की ओर जाओगे, क्योंकि वहां से थोड़ा क्या है, चपटी है और थोड़ा सा वक्रीय है, वक्रीय है, तो यहां वाला गोला देखो, यहां वाला गोला क्या है, ये यहां वाला गोला छोटा खींचा। और जब ये यहां वाला गोला देखोगे, ये वाला गोला देखोगे, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है। कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी का शेप ही ऐसा है। बोलो। उसके शेप की वजह से ये जो वृत्त खींचे जा रहे हैं, काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खींची जा रही है, सब का साइज एक जैसा नहीं है। ये जो 0 वाली है ये सबसे बड़ा वृत्त है, और जो इधर 90 डिग्री पे है यहां पे ये सबसे छोटा वृत्त है। ओके, अब आपके मन में कुछ बेसिक प्रश्न आने चाहिए कि सर सपोज करो कि 1 डिग्री के, है ना, 1 डिग्री अक्षांश पर, 1 डिग्री अक्षांश पर कितने किलोमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं। मतलब अगर हमने कहा 23 डिग्री अक्षांश और फिर मैंने कहा 24 डिग्री अक्षांश, तो इन दोनों अक्षांश के बीच की दूरी पृथ्वी पर कितने किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। समझ गए? तो ये होती है बच्चा तकरीबन 111 किलोमीटर के आसपास, एवरेज निकाल के हम बोलते हैं 111 किलोमीटर। इसका मतलब मैं फिर से समझाऊंगा कि सपोज करो मैंने यहां पे लिखा बच्चा कि ये जो है ये वाला है 23 डिग्री अक्षांश
और नेक्स्ट लाइन है 24 डिग्री अक्षांश। ऐसे खींच दिया आपने, तो पृथ्वी पर तो ये कोई ना कोई दूरी को दिखाएगा ये। तो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना है, पृथ्वी पर ये कितनी दूरी को दर्शा रहा है? तो ये पृथ्वी पर कितना दिखा रहा है बच्चा? 111 किलोमीटर की दूरी को दिखा रहा है, लगभग 111 किलोमीटर। बोलिए, बताओ। ओके, लॉन्गिट्यूड का बच्चा कोई फिक्स नहीं है। लॉन्गिट्यूड का मैंने आपको बताया ना, लॉन्गिट्यूड इक्वेट, यहां पे ज्यादा दूरी है लॉन्गिट्यूड में, यहां तो बिल्कुल ही कम होगी। लॉन्गिट्यूड का कोई फिक्स नहीं है। ओके, वो कैलकुलेशन उन्होंने निकाला, पृथ्वी का रेडियस को, उसके सरकमफेरेंस को, परिधि को निकाल के वो निकाल के लाए। वो प्योर साइंस और कैलकुलेशन है, वो अपने को इधर नहीं, उस चक्कर में नहीं पड़ना अपने को। ठीक है बच्चों? हाँ, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको और समझते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात समझते हैं बच्चा, ये जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, हम बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश रेखाएं हैं, तो पृथ्वी पर हमने देखा हम 90 डिग्री तो नॉर्थ तक गए 0 से, और 90 डिग्री गए हम, 90 डिग्री तक गए हम साउथ तक बच्चों। और ये जो 0 डिग्री वाला है ना, ये 0 डिग्री वाला, ये पृथ्वी को बीचों बीच से दो हिस्सों में डिवाइड करता है। दैट्स वाई हमने इसको क्या बोला? भूमध्य। भूमध्य, पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा है बच्चा ये, भूमध्य रेखा। तो आप देखते हो ये बीचों बीच से चली गई, ये बिल्कुल इक्वेटर को दिखा रहे हैं। यानी कि इस इक्वेटर ने क्या किया, इस भूमध्य रेखा ने क्या किया, इस भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आधा नॉर्थ और आधा साउथ। तो जो उत्तर वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोले का आधा, पृथ्वी एक गोले के जैसी है, और इसको हमने बोला दक्षिणी गोलार्ध। अंग्रेजी में हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। समझे? बोलो। हाँ, ये ईस्ट वेस्ट लाइन है, तो दिख भी रहेंगे, दो गोले हो गए। ये विषुवत रेखा इक्वेटर के उत्तर वाला, ये इक्वेटर के दक्षिण वाला, इसको हमने उत्तरी गोलार्ध और इसको हमने दक्षिणी गोलार्ध बोला। ध्रुव का, हाँ, ध्रुव का जो बच्चा आपका व्रत होगा बिल्कुल जस्ट लाइक ए पॉइंट होगा। चले, बात आ गई समझ में? किसी को कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट नहीं है ना? जल्दी से बताओ, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, एडवांस क्लास में दोबारा से क्यों पढ़ेंगे बच्चों इसको? इसको ब्रिज में ही कर लिया आपने, एडवांस में करने की क्या जरूरत है? कोई समस्या नहीं। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो ये बात तो हो गई बच्चा हमारी अक्षांश रेखाओं की, ये अक्षांश रेखाओं की बात हो गई। अब बात करते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा, यहां एक डायग्राम बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए। भाई ये तो हमने देख लिया बीचों बीच से जो गई 0 डिग्री थी बच्चा, और इसको हमने बोला भूमध्य रेखा। ओके, और इसके उत्तर वाला हमने बोला उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण वाले को हमने बोला दक्षिणी गोलार्ध। फिर से लिख देता हूं, उत्तरी गोलार्ध
और यहां वाले को हमने बोला दक्षिणी गोलार्ध। तो इसका मतलब दिशाएं, जब हम दिशाएं निकालते हैं तो हमें 4 दिशाओं का पता होना चाहिए। देखो दिशाओं के लिए हमारे पास, अगर हमें किसी भी डायरेक्शन को निकालना है, आपको पता है दिशाओं के लिए, डायरेक्शन के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए बच्चों? आपके पास पूर्व दिशा होनी चाहिए, आपके पास पश्चिम दिशा होनी चाहिए, आपके पास उत्तर दिशा होनी चाहिए और आपके पास दक्षिण दिशा होनी चाहिए। तो ये उत्तर और दक्षिण वाला मामला तो हमारा सेट हो गया। इस उत्तर और दक्षिण को किसने सेट कर दिया? अक्षांश रेखाओं ने। अक्षांश रेखाओं ने ये वाली समस्या का समाधान तो कर दिया। 4 दिशाएं निकालनी थी। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोला जाता है। हाँ बच्चों, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, बात एक ही है। वो भूमध्य रेखा हम उसको मैथमेटिकली बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी को इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। और उसको विषुवत रेखा बोलने का कारण है क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा उसको विषुव या विषुवत रेखा हमने क्यों बोला। तो 2 दिशाएं हमारे पास आ चुकी है, अब बची हमारे पास 2 और दिशा। इन दिशाओं को कैसे निकालें? तो अक्षांश रेखाएं जो हमने काल्पनिक रेखाएं खींची थी, 2 दिशा तो निकल के आ गई, बाकी रह गई ये 2 दिशा। अब इन्होंने बोला, मैथमेटिशियंस ने बोला, हाँ भूमध्य रेखा से डिसाइड हो गया बच्चा वो सब कुछ। उसके उत्तर में 90 डिग्री तक गए, उसके दक्षिण में। अब देशांतर रेखाएं, एक और हमें काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकताएं पड़ी जो हमें पूर्व और पश्चिम की ओर दिशा का निर्धारण में हेल्प करे। तो हमने कुछ और कोणीय दूरी को खींचा, कुछ और कोणीय दूरी की रिक्वायरमेंट हुई। तो हमने पहले तो सबसे क्या किया, पृथ्वी के बीचों बीच में काल्पनिक देशांतर रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इसको हमने बोला 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, क्योंकि ये डिग्री आ गया। डिग्री आने का मतलब क्या है? ये भी कोई ना कोई कोण ही है, ये भी कोई ना कोई कोणीय दूरी है। क्योंकि जब यहां ये डिग्री आया था तो हमें पता चला था ये एक कोणीय दूरी थी, और जब यहां भी डिग्री आया है इट मींस ये भी कोई ना कोई कोणीय दूरी है। तो ये वाली तो हमने निकाल लिया था, अर्थ के सेंटर से हमने देखा था, अर्थ के सेंटर से पृथ्वी के ऊपर हमने एंगल खींचने शुरू कर दिए थे। अब इसको कैसे खींचा? तो साइंटिस्टों ने, मैथमेटिशियन ने एक काम आसान कर दिया था कि भैया देखो, आपने अक्षांश रेखाएं तो खींच ली, अब आप एक काम करो, आपको पता है पृथ्वी 24 घंटे में पश्चिम से पूर्व की ओर घूम जाती है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम गई। तो अब क्या होगा, यही चीज आपको हेल्प करेगी देशांतर रेखाओं को खींचने में, कि आप वापस से पृथ्वी के सेंटर पे जाओ, वापस से आप पृथ्वी के सेंटर पे जाओ, और ये जो आपने इक्वेटर खींची हुई थी, ये जो आपने इक्वेटर खींची हुई थी, ये जो आपने भूमध्य रेखा खींची हुई है, ये पृथ्वी के चारों तरफ खींची हुई है आपने, ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ खींच के आ रही है ये भूमध्य रेखा, और ये आप पृथ्वी के सेंटर में हो, ये आप पृथ्वी के अंदर सेंटर में हो। तो ये कह रहा है आप एक काम करो, अब पृथ्वी के सेंटर से, और ये है आपकी इक्वेटर, भूमध्य रेखा जिसको आप कहते हो, अब एक काम करो, इस इक्वेटर के ऊपर आप 360 डिग्री के कोण खींच दो। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते 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 90 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसे करते 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 270 डिग्री तक आ जाओगे, और ऐसे करते करते 360 डिग्री। बोलो। तो आपने वापस अर्थ के सेंटर पे गए, और अर्थ के सेंटर पे जाके आपने 0 डिग्री खींचा, आपने 10 डिग्री, वही 1 2 3, फिर 10 तक आए, फिर 20 तक आए, फिर 30 तक आए, फिर 40 तक आए, ऐसे करते करते आपने एंगल खींचने शुरू कर दिए। तो यहां कहीं आपका 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री के बाद यहां आपका आ जाता है 180 डिग्री। आपने भी देखा होगा स्कूल में, ऐसे देखा होगा बच्चों, यहां से अगर आप खींचना शुरू कर रहे हो ऐसे, तो ये इनमें से हर एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, और पूरा कितना हो गया? पूरा हो गया 360 डिग्री। बस हो गई कहानी।
बोलिए। तो आपने क्या किया, ये भी एक कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी है, तो देशांतर भी क्या हुआ बच्चा, देशांतर भी एक कोणीय दूरी हुई। अब मैं क्या लिख सकता हूं देशांतर को एक्सप्लेन करने के लिए, देशांतर रेखा भी, ये भी क्या है, एक कोणीय दूरी है, एक कोणीय दूरी है, जिसे भूमध्य रेखा के साथ पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है। ये लो, ओके। बताओ बच्चों मुझे, तो बेसिकली हुआ क्या बच्चा, समझो, दोनों ही कोणीय दूरी है, दोनों ही कोणीय दूरी है। एक कोणीय दूरी पृथ्वी के सेंटर से हम नॉर्थ साउथ की ओर चल रहे थे, और जो उसको हमने क्या बोला, उसको हमने अक्षांश रेखाएं बोला। दूसरी भी कोणीय दूरी है, अर्थ के सेंटर से ही खींची जा रही है, लेकिन वो नॉर्थ साउथ नहीं खींची जा रही बच्चा, वो अर्थ के इक्वेटर के चारों, इक्वेटर पे खींची जा रही है। आपको नोट्स बनाना है बना लो, नोट्स बनाना है बना लो। एक चीज और लिख लेने दो मुझे, और जब इसमें भी आपने किसको आधार बनाया बच्चा, इसके अंदर आपने आधार बनाया, एक है 0 डिग्री देशांतर जो है ना आपका, 0 डिग्री देशांतर, उस 0 डिग्री देशांतर को आपने एक विशेष नाम दिया, प्रधान माध्यान रेखा। इसी को आप बोलते हो प्राइम, अंग्रेजी में मेरिडियन। जैसे आपने विषुवत जो 0 डिग्री अक्षांश को नाम दिया था इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी तरीके से आपने 0 डिग्री देशांतर को नाम दिया प्रधान माध्यान रेखा, प्राइम मेरिडियन। बोलो, बताइए। तो आप समझो, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 0 डिग्री देशांतर आपका निकल के आया, इस 0 डिग्री देशांतर को आपने क्या बोला, प्राइम मेरिडियन। अब इस प्राइम मेरिडियन ने भी क्या काम किया बच्चा, जैसे भूमध्य रेखा ने इसको उत्तर और दक्षिण में डिवाइड किया था, प्राइम मेरिडियन ने इसको कैसे डिवाइड किया, पूर्व, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की पूरी पृथ्वी को हमने क्या नाम दिया, पूर्वी गोलार्ध। ओके, और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की जो पूरी कंट्रीज है, इधर ये जितनी भी आपकी कंट्रीज है या दुनिया है या पृथ्वी है, इनको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया पश्चिमी गोलार्ध। इसका मतलब हमारी एक समस्या का समाधान हो गया, हमें उत्तर दक्षिण दिशा मिल गई और हमें पूर्व पश्चिम दिशा मिल गई, और पूर्व पश्चिम दिशा हमें किसने दी, देशांतर रेखाओं ने। सिंपल सा समाधान हो गया हमारा। एक बच्चा बोल रहा है सर 111 कैसे हुआ, बच्चा उसको कैसे हुआ, कैसे कैलकुलेट किया, वो आपका काम नहीं है, है ना, वो मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेट कर दिया। और यूपीएससी कभी भी आपसे ज्योग्राफी में ये नहीं पूछेगा वो 111 किलोमीटर कैसे आया, उसका कैलकुलेशन हमें बताओ, नहीं। आपको ये याद भी रह गया कि 111 किलोमीटर है तो बात सफिशिएंट है।
तो 4 गोलार्ध मिल गए हमें, 4 गोलार्ध मिल गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों गोलार्ध मिल गए बच्चा हमें। और आपको पता है दिशाओं का पता करने के लिए, हमें लोकेट करने के लिए हमें किसका जरूरत होता है? 4 दिशाएं। तो चारों दिशाएं हमें मिल गई। बोलो, ये बात आई समझ में? इसका मतलब जो देशांतर रेखाएं कितनी है, देशांतर रेखाओं के बारे में हम ये समझ गए। देशांतर रेखाएं बच्चा, टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हो गई बच्चा? टोटल देशांतर रेखाएं आपके पास हो गई, जो आपने एंगल ड्रॉ किए थे, टोटल हुए 360 डिग्री। 360 डिग्री। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 360 डिग्री हो गए। और अक्षांश कितने थे? 90 नॉर्थ और 90 साउथ। ठीक है, अब ये समस्या तो हमारी समाधान हो गया। अब आप बताओ इससे पता है क्या फायदा हुआ? ये अब आप पूरा लाइन, पूरा ग्लोब देखो, पृथ्वी को देखो। कुछ ईस्ट वेस्ट लाइन है बच्चा, कुछ नॉर्थ साउथ लाइन है। तो जहां भी ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, हमारे लिए किसी भी चीज को लोकेट करना, यहां कट किया, यहां कट किया, यहां कट किया, यहां कट किया, इजी हो गया उसको लोकेट करना। हमें एग्जैक्ट एंगल पता चल गए, हमें डिस्टेंस पता चल गई, हम बता सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपका जीपीएस वाला सिस्टम है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको आप बोलते हो बच्चा, जो आपके फोन में है, तो ये बेसिकली अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर ही काम करता है। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं ने इस जीपीएस को और इस पूरी तकनीक को डेवलप करने का आधार बनाया। ओके, तो जैसे जब कई बार आपसे पूछा जाता है जैसे भारत कहाँ है, भारत का विस्तार कहाँ है, तो आप भारत के विस्तार के बारे में क्या बोलते हो बच्चा? जब आपसे इंडिया के बारे में पूछा जाता है कि इंडिया का आप बताओ, इंडिया की, भारत की स्थिति बताओ ग्लोब पर, भारत की स्थिति बताओ, तब स्थिति बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है, पूर्व में कहां तक फैला हुआ है, पश्चिम में कहां तक, उत्तर में कहां तक फैला हुआ है, और दक्षिण में कहां तक। यही सारी बातें आप करते हो उसमें। और फिर आप इंडिया का मैप बनाते हो, और इंडिया का मैप बना के आप ये समझने की या समझाने की कोशिश करते हो कि भैया हुआ कैसे। तो आप बोलते हो भैया ये यहां 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो इसका मतलब आप क्या बता रहे हो? इंडिया का अक्षांशीय स्थिति बताई आपने। और फिर आप क्या बोलते हो? जब भारत का पूर्व पश्चिम बताना होता है तो आप क्या बोलते हो? इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। यही आप बताते हो। तो हमें उस देश को लोकेट करना आसान हो गया। तो दुनिया के किसी भी देश को हम ऐसे ही लोकेट कर सकते हैं। बताओ, मैप बनाना आ जाएगा बच्चों, इतनी जल्दी है ना, धीरे धीरे आप पढ़ोगे। चलो, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। मिनट कैसे आया बच्चा? ये मिनट सुनो, थोड़ा सा इसमें साइंस है, गणित है बच्चा, है ना। ये जो गणित है, ये गणित के अंदर अलग तरीके से आप एंगल्स को कैलकुलेट करते हो। ओके, डिग्री होता है बच्चा, डिग्री, डिग्री के अंदर बहुत सारी मिनट होती है, मिनट के अंदर बहुत सारी सेकंड होती है, सेकंड होती है। और जो आपका समय होता है, समय, जो समय होता है, उस समय में आप क्या बोलते हो? घंटे होते हैं, घंटे के अंदर मिनट होती है, मिनट के अंदर सेकंड होती है। वो समय वाला नहीं है ये कौन से वाला है? ये कौन वाला है, ये कौन वाला है, ये अलग है, ये वाला आपका अलग है। ठीक है,
इसीलिए पहले डिग्री आता है, डिग्री के बाद मिनट आता है, और मिनट के भी अंदर हमें अगर और छोटे हिस्से हमें देखने होंगे तो वो सेकंड आएंगे। बोलो। हाँ, ये मापने की बच्चा इकाइयां है इसको। चलिए, अब हमें याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखा। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जिनके बारे में हमें अवश्य पता होना चाहिए। सबसे पहली एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है हमारे पास भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, जिसे आप विषुवत रेखा भी कहते हो, विषुवत रेखा, ये होती है बच्चा 0 डिग्री। दूसरी आपकी महत्वपूर्ण है कर्क रेखा, जिसे आप बोलते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाती है। फिर तीसरी महत्वपूर्ण रेखा होती है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं उसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। 23.5 डिग्री साउथ होती है बच्चा। एक और है बच्चा, आर्कटिक व्रत होता है, आर्कटिक व्रत, आर्कटिक साइकिल बोलते हैं आप, सर्कल बोलते हो, इसको आप बोलते हो 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये वही कर्क रेखा है जिसे आप बोलते हो, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। तो ये कुछ यहां पे एक ये मैप भी दिखाया है मैंने आपको, यहां पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दिखा रखी है बच्चा। ये इक्वेटर है, कई बार यूपीएससी पूछता है इक्वेटर कितने देशों से होकर जाती है, कौन कौन से देशों से होकर जाती है। कई बार वो पूछता है कर्क रेखा कहाँ से जाती है, किन किन देशों से होकर जाती है। फिर ये आर्कटिक सर्कल हो गया बच्चा, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, फिर ऐसे ही 66.5 डिग्री साउथ में है अंटार्कटिक सर्कल। तो 66.5 वाला भी लिख लो आप यहाँ पे। पांचवी है अंटार्कटिक सर्कल। ये है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। हाँ, अंटार्कटिक सर्कल भी है बच्चों। ओके, ये हो गया। आपकी महत्वपूर्ण देशांतर रेखाओं में दो बड़ी महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं। एक तो प्राइम मेरिडियन हो गया बच्चा। अगर मैं बात करूं देशांतर रेखाओं की, देशांतर रेखाओं की, जो दो महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं आपको याद रखनी है, एक 0 डिग्री वाली जिसको आप प्रधान माध्याह्न रेखा बोलते हो, प्राइम मेरिडियन, और इसी से आप पूरी दुनिया का टाइम भी कैलकुलेट करते हो, इसीलिए आप इसको जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी आप इसी को जानते हो, ग्रीनविच मीन टाइम, क्योंकि टाइम के कैलकुलेशन में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए इसको जीएमटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड। दूसरा हमें जाननी है बच्चा 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री जो देशांतर होता है ना बच्चा, 180 आप समझो, प्राइम मेरिडियन से 180 डिग्री आपने एक साइड नापे ईस्ट की साइड, और 180 डिग्री आपने वेस्ट की ओर मापे। तो ये जो 180 डिग्री देशांतर है ना, ये एक दूसरे के ओवरलैप हो जाता है, समझो बच्चा। ये सपोज करो ये बीच में ब्लैक वाला, ये तो 0 डिग्री वाली होगी प्राइम मेरिडियन। और जब आप यहां से 180 डिग्री तो आपने ईस्ट में नापे, तो 180 वाला इधर आएगा, और फिर 180 डिग्री आपने इससे वेस्ट में मापे, तो 180 डिग्री वेस्ट भी यहीं आ जाएगा।
तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं। 180 डिग्री जो देशांतर है, कौन से वाला, पूर्वी एवं पश्चिमी, ये दोनों क्या हो जाते हैं बच्चा, ये अध्यारोपित हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज्ड हो जाते हैं। बोलो। वेरी गुड। मैं आपको एक मैप और दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सुविधा हो जाएगी समझने में। ये देखो बच्चों, ये देख लो, ये देखो। अब लैटिट्यूड को देखो, 0 डिग्री था, चारों तरफ घूम के आ रहा है, चारों तरफ घूम के आएगा बच्चा, 0 डिग्री और करते करते 90 डिग्री चले गए, 90 डिग्री साउथ तक आ गए। फिर आपने नॉर्थ से साउथ की ओर लाइन भी खींचना शुरू करी और ये सारी लाइन एक दूसरे से यहाँ आके मिल भी गई थी, जिनको हमने बोला देशांतर रेखाएं। अब ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में 180 खींची गई, 0 1 2 3 4 5 6 करते करते 180 डिग्री यहाँ आ गए। तो ये वाली जो इस साइड वाली है, ये वाली, ये तो एक 0 डिग्री है। घूम के जो इसके पीछे वाली आई, ये वाली जो इससे आके घूम के आके मिल रही है, ये 180 डिग्री है। और इधर वाली कौन सी थी, ये 0 डिग्री वाली है। फिर इससे भी आपने इधर खींचना शुरू किया, 1 2 3 4 5 करते 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 ये 180 वापस से इस 180 से आके मिल गई। तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट वाला जो देशांतर है वो एक हो जाता है। बोलो। बताओ जरा मुझे ये। बोलिए। आप लोग प्राइम मेरिडियन प्रधान यामोत्तर लिखो ना बच्चा, प्रधान यामोत्तर। ठीक है। बात समझ में आ गई ना, बिल्कुल, वेरी गुड। ओके। जो 90 डिग्री वाला था वो ये वाला, जो 0 डिग्री वाला, ये देखो, ये 0 डिग्री, इसने पृथ्वी को दो हिस्सों में डिवाइड किया। अक्षांश की बात कर रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और ये वाला जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री वाला था, इसने पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, 4 गोलार्ध आगे, 4 दिशाएं चाहिए थी हमें दिशाओं का निर्धारण करने के लिए। तो इस हिसाब से पृथ्वी पर स्थान के निर्धारण के लिए हमें चारों दिशाएं मिल गई काल्पनिक रेखाओं ने। ठीक है। ओके, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड। आ गया समझ में, बेहतरीन। और कोई समस्या नहीं है आपको? अब देखो, मुझे इसके बाद आपको समझाना है टाइम कैलकुलेशन। अच्छा, देशांतर रेखाएं हो गई, देशांतर रेखाएं होगी। अच्छा, कई बार जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, समझो कि अक्षांश रेखाएं और 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहां काटते हैं। तो ये तो बच्चा 0 डिग्री, ये देखो, ये 0 डिग्री अक्षांश खींचा गया था और ये 0 डिग्री देशांतर खींची गई थी। ये एक दूसरे को कहां काट रही है, यहां पे एक महासागर है, उस महासागर का नाम है बच्चा ये अटलांटिक महासागर है। पृथ्वी पर 5 महासागर है, उसमें जो ये महासागर है अफ्रीका, ये अफ्रीका महाद्वीप है बच्चा।
ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका के पश्चिम में एक सागर है, महासागर, जिसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। तो ये दोनों 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को यहां अफ्रीका के वेस्ट में काटते हैं, और वो है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है, अभी हम मीन टाइम वाले कंसेप्ट पे नहीं आ रहे। मीन टाइम का कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको कल वाली क्लास में बताऊंगा। अभी तो आप सिर्फ इतना समझो, समझ में आगे कहाँ कहाँ आ रहे। फिर एक तरह का प्रश्न यूपीएससी और पूछता है। यूपीएससी ये प्रश्न पूछता है बच्चा कि ये 0 डिग्री जो आपका देशांतर है या 0 डिग्री अक्षांश है, दुनिया के कितने देशों से होकर जाता है। तो उसने अगर ये पूछ लिया कि ये 0 डिग्री वाला जो देशांतर है, ये 0 डिग्री वाला देशांतर है, ये दुनिया के किन किन देशों से होकर गुजर रहा है और किन किन महाद्वीप से होकर गुजर रहा है। तो ये यहां पे बच्चा यूरोप महाद्वीप है, ये यूरोप है। यूरोप के 3 देशों से गुजरता है। यूनाइटेड किंगडम से होकर गुजरता है पहला देश, दूसरा स्पेन दूसरा देश, और तीसरा फ्रांस तीसरा देश। तो यूरोप के 3 देशों से होकर गया। ओके, फिर ये आता है अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका आता है। अफ्रीका के पूरा ये महाद्वीप अफ्रीका है। अफ्रीका के देखो बच्चा कौन कौन से देश से जा रहा है। अल्जीरिया से जा रहा है, दूसरा माली देश है वहां से जा रहा है, बुर्किना फासो है वहां से होके जा रहा है, एक देश है यहाँ पे टोगो, टोगो देश है वहां से जा रहा है, और एक देश है घाना। तो ये 5 देश है, 1 2 3 4 5, इन 5 देशों से होके जा रही है अफ्रीका से। और फिर यहां अंटार्कटिका महाद्वीप है बच्चा, यहां तो कोई देश नहीं है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो ये तीसरा महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अगर पूछ लिया जाए कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है प्राइम मेरिडियन, तो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। और कितने देशों से होती है, देशों से होकर जाती है? 3 यूरोप के हैं और 5 अफ्रीका के हैं। इसका मैंने मेरी भाषा में एक कोड बनाया हुआ है कि ये फ्रांस है, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये स्पेन है। तो फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन। तो बोला गया भाई फंसना नहीं है, FUS, फंस तो नहीं गए इस कंसेप्ट में। फिर अगर आप फंस गए तो यहां समझो बच्चा, अफ्रीका के अंदर है मत फंसो। अफ्रीका के अंदर मैंने कोड क्या बनाया? मत फंसो, मत फंसो। किसके चक्कर में? घाना के चक्कर में। तो देखो घाना देश है, घाना ये एक देश हो गया। फसो, बुर्किना फासो, ये है यहां देखो माली, ये है ए से अल्जीरिया, और टी से क्या है? टोगो। तो हमने बोला था मत फंसो घाना के चक्कर में, लेकिन आप क्या गए? फंस गए। बोलो। मत फंसना था लेकिन फिर भी जाके फंस गए। तो ये 8 वो देश है जिसका कोड है किसका? प्राइम मेरिडियन कितने देशों से होकर जाती है। बोलिए क्या समस्या है यहां तक? ग्लोब नहीं बनाना बच्चा, ग्लोब बनाने की जरूरत नहीं है, तो बस आप समझो। मतलब बेसिक आइडिया, यूपीएससी कभी आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि अक्षांश की परिभाषा बताओ, देशांतर की परिभाषा बताओ। वो प्रश्न तो एप्लीकेशन वाले आएंगे, वो समय का कैलकुलेशन पूछेगा, कौन सी रेखा किस देश से होकर जाती है ये पूछेगा। आपको तो बस ये याद रखना है। ये कहीं पे भी नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं, कि अक्षांश रेखाएं कैसे खींची, देशांतर रेखाएं कैसे खींची, है ना, क्या कौन सा ट्रिक आपने उसमें लगाया। और नहीं, वो एप्लीकेशन पे आएगा, कौन सी अक्षांश रेखा और कौन सी देशांतर रेखा कहां से जा रही है, कैसे जा रही है, समय का कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो इस पे आएगा। तो अपने को ये भी समझना है कि कहां हमें सिर्फ कंसेप्ट समझना है और कहां उसका एप्लीकेशन। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक और आ जाओ बच्चा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जो लाइन दिख रही है ना बच्चा, इधर ये एशिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, दुनिया का मैप है ये, और ये प्रशांत महासागर है। कहते हैं वो जो 180 डिग्री वाली खींच रहे थे ना, 180 डिग्री वाला जो देशांतर था, ये 180 डिग्री वाला देशांतर यही है। ये जो लाइन है, ऐसे 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 ऐसे, और इसी को ही अगर आप ग्लोब के ऊपर देखोगे तो आपको ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे। अब प्रश्न ये पैदा होता है, नहीं ग्लोब क्यों बनाना है बच्चा कॉपी पे, कि देशांतर रेखाएं तो कौन थी और वो तो सीधी थी, ये इतनी तिरछी मिर्ची कैसे हो रही है ना? क्यों इतनी टेढ़ी हो गई है? ये टेढ़ी इसलिए हो गई बच्चा कि जब हम कल टाइम कैलकुलेशन को पढ़ेंगे कि समय की गणना कैसे की जाती है, ओके, और कैसे दिनों को काउंट किया जाता है, दिन कैसे निर्धारित किए जाते हैं, जैसे ही आपको वो ये दोनों कंसेप्ट समझ में आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा, जिसको 180 डिग्री देशांतर के नाम से जाना जाता है, इसको हमने सीधा क्यों नहीं खींचा, इसको हमने तिरछा क्यों किया। समझ में आया? ये टाइम कैलकुलेशन और दिन का जैसे निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद ये हमें समझ में आ जाएगी। तो अब हमारा जो असली टॉपिक है, वो असली टॉपिक बच्चों हमारा होगा समय की गणना, टाइम कैलकुलेशन, समय की गणना। तो हम सीखेंगे समय की गणना, और तकरीबन इसको ग्लोब नहीं बनाना। सर प्री और मेंस में नहीं आएगा, प्री में आया है बच्चा, कैसी बात करते हो, कौन सी दुनिया में हो, पीवाईक्यू उठा के देखो। पिछले साल ही यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन पूछे, डेट इंटरनेशनल, एक तो इस पे डेट लाइन पे और टाइम कैलकुलेशन पे। पीवाईक्यूज देखो बच्चों, ऐसे नहीं है ना, ऐसी बातें नहीं। जिस चीज का आप बिल्कुल श्योर ना हो ना, उस तरह की बातें कभी नहीं करना इस एग्जाम में। किसी ने बोल दिया इससे तो आते ही नहीं और आपने मान लिया कि आते नहीं है, उठाओ 2025 का ही पेपर, 2 क्वेश्चन है बच्चा इसी कंसेप्ट से, 2। तो ये समय की गणना कैसे करेंगे, समय की गणना वाला कंसेप्ट, ये वाला जो कंसेप्ट होगा वो आज तो नहीं करेंगे, क्योंकि 1 घंटा लगेगा बच्चा इस पूरे कंसेप्ट को समझने में, और ये मैं बहुत तसल्ली से समझाऊंगा आपको, और आपको इस पे कम से कम 10-12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ओके, पूरा का पूरा बच्चा पॉइंट्स में क्या, आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा, ये लिखा लिखाया मेरे हाथ का सारा सब कुछ मिलने वाला है आपको, ये सब मेरे हाथ का लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे ये क्लास एंड हो जाएगी ना, ये क्लास एंड हो जाते ही आपको ये सब मिलेगा, सब मिलेगा ये आपको, मेरे द्वारा लिखाया गया ये जो जितना सब लिखा है ये आपको सब मिलने वाला है, उसका आप टेंशन मत लो, सब आपके पास आ जाएगा। जैसे ही क्लास एंड होगी आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, डोंट वरी, ज्योग्राफी वीक है, मजबूत हो जाएगी। एडवांस क्लासेस कब से पढ़ाओगे बच्चा, शेड्यूल सब पीडब्ल्यू डिसाइड करती है, वो जब भी मुझे बोलेंगे सर अब आपको एडवांस पढ़ाना है, मैं एडवांस पढ़ाना शुरू कर दूंगा। अभी तो 5 क्लासेस हमारी इसमें जाएंगी। चलिए, ओके बच्चों, कल मिलेंगे अब, है ना, कल मिलेंगे, ये वाला कंसेप्ट अब हम कल करेंगे। चले, बढ़िया, वेरी गुड।